हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, भारत की एक्ट ईस्ट नीति। इग्नू का ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कोड है बीपीएससी 142। तो इसमें परिचय देख लेते हैं। भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, ये 1991 की बातें चल रही हैं, ने दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक रूप से जुड़ने हेतु 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी शुरुआत की। 1991 में देश में आर्थिक संकट आने पर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का मार्ग अपनाया गया। तो उस टाइम पे दोस्तों हमारे पास में 2 हफ्ता का पैसा बचा हुआ था, जिससे कि अपन विदेशी वस्तुएं खरीद सकते थे। तो संकट आया था भारत में, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन दिया था, लेकिन शर्तों के साथ में। कि शर्तें होंगी, आपको अपने देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अपनाना पड़ेगा, बाजारों को खोलना पड़ेगा, उदारीकरण की नीति अपनानी पड़ेगी। इस नीति का मुख्य ध्यान आर्थिक मुद्दों पे था, लेकिन बदलती भू राजनीति को ध्यान में रखते हुए भारत ने 2014 ईस्वी में इस नीति का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी रख दिया। देखो 1991 में जब नीति बनी थी दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों के साथ जुड़ने के लिए, तो उसका नाम था पूर्व की ओर देखो नीति, अर्थात लुक ईस्ट पॉलिसी उसका नाम था। लेकिन इस का नाम बदल करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में रख दिया गया, जिसका दायरा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, रणनीतिक क्षेत्र तक विस्तृत हो गया। तो देखो, पूर्व की ओर देखो नीति यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी में सिर्फ आर्थिक बातें की जाती थी, लेकिन 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अब आर्थिक मुद्दों के साथ राजनीतिक, सामाजिक, रणनीतिक क्षेत्रों की भी बात की जाएगी। 1991 से पहले भारत तथा अन्य एशियाई देशों से बेहतर संबंध बनाने हेतु किए गए प्रयास देख लो। एशियाई संबंध सम्मेलन, जो कि नई दिल्ली मार्च 1947 में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन हेतु एक विशेष सम्मेलन इंडोनेशिया जनवरी 1949, और एफ्रो एशियाई सम्मेलन, जिसको बांडुंग सम्मेलन कहा जाता है, जो कि बांडुंग शहर में अप्रैल 1955 में हुआ था। ठीक है। तो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, ब्रुनेई, वियतनाम, फिलीपींस, इन देशों के साथ में 1991 से पहले ये सब प्रयास है, वो आपको याद रखने हैं। आगे पढ़ते हैं। भारत द्वारा शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करना, ये भी एक प्रयास है। भारत की एशियाई देशों में भूमिका को तर्क प्रमुख माना गया जब जापान को दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्विक मुख्यधारा में लाया गया। ठीक है। तो देखो, एशियाई देशों में भारत योगदान अच्छा निभा सकता है, तो कब माना गया? जब जापान को दूसरे विश्व युद्ध बाद में वैश्विक मुख्यधारा में लाया गया। वियतनाम में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारत द्वारा आवाज़ उठाई गई। 1949 में पीपल ऑफ रिपब्लिक चाइना को, यानी कि जो चीन है उसी देश का नाम है, को आधिकारिक देश की मान्यता दे देना, कंबोडिया सरकार को मान्यता दे देना। तो इन सब कारणों की वजह से समझा गया कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र है उसमें भारत एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है अपना। लुक ईस्ट नीति देख लेते हैं, जो कि 1991 की है। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में लाइसेंस परमिट राज खत्म हुआ, यानी कि बिजनेस वगैरह करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था बेहतर बनाने हेतु व दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सहयोग बढ़ाने हेतु लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की। साथ में 1990 के दशक में भारत को आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा मिल रही थी। भारत में उस समय राज्य का अधिक नियंत्रण, निहित स्वार्थ, लाल फीताशाही, जिसको रेड टेपिज्म भी कहते हैं। मतलब क्या है इसका? लाल फीताशाही। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कठोर नियम बनाना, कम अंतर्राष्ट्रीय निवेश आता था। चीन ने इस समय अपने आप को आर्थिक, सैन्य दृष्टि से मजबूत किया तथा हिंद महासागर, दक्षिणी चीन सागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाया। इसलिए चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरुआत की। तो जो चीन का जो दबदबा है वो भी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बढ़ रहा था, तो भारत ने इस प्रकार के संतुलन को लाने के लिए ये पॉलिसी शुरुआत की 1991 में। भारत की योग्यता और बढ़ती भूमिकाओं को मद्देनजर रखते हुए भारत को आसियान का भागीदार 1992 में बनाया गया था, यानी कि सदस्य नहीं है, सिर्फ भागीदार है।
भागीदार का मतलब होगा जब आसियान की कोई मीटिंग होगी तो भारत का प्रतिनिधि भी उसमें बैठा होगा। आसियान क्या है दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, यानी कि दक्षिणी पूर्वी देशों का एक संगठन है आसियान। इसके अंदर 10 देश शामिल हैं। तो भारत को इसका भागीदार बनाया गया था 1992 में। 1996 ईस्वी में भारत को आसियान का पूर्ण संवाद भागीदार बनाया गया तथा भारत ARF एशियन रीजनल फोरम आसियान क्षेत्रीय मंच का भी सदस्य बनाया गया भारत को। आसियान क्या है दोस्तों? अभी आपने फुल फॉर्म पढ़ी है। स्थापना इसकी 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में। उद्देश्य था इसका दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में सहयोग को बढ़ाना। आसियान में कौन कौन से देश शामिल है देख लो। थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर आसियान का जकार्ता इंडोनेशिया में है। लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट तक सफ़र। देख 1991 में जो लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी, पूर्व की ओर देखो नीति, वो किस तरह से बदलती है 2014 तक, तो देख लेते हैं। 2000 ईस्वी के बाद से ही भारत की अर्थव्यवस्था ने उच्च वृद्धि दर वाले चरण में प्रवेश किया। पूर्वी एशिया में क्षेत्रीय विवादों में वृद्धि हुई। दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व है, अमेरिका द्वारा पूर्वी एशियाई देशों को सुरक्षा प्रदान न कर पाना, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निवेश अधिक आकर्षित न कर पाना आदि कारणों तथा दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में अधिक सहयोग बढ़ाने हेतु जापान ने लुक ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन करने की सोची। तो जापान भारत अमेरिकी संबंधों में भी स्वस्थ बदलाव देखा गया। तो भारत को लगा कि अब आर्थिक मुद्दों के साथ में और मुद्दों पर भी चर्चा कर लेते हैं, इसलिए 2014 में इस नीति का नाम बदल दिया गया था, एक्ट ईस्ट नीति हो गया था। फिर लुक ईस्ट नीति से एक्ट ईस्ट नीति तक के सफ़र के 3 आयाम अथवा 3 पहलू हैं। पहला है राजनीतिक जुड़ाव, पॉलिटिकल कनेक्शन। 2002 ईस्वी के बाद आसियान तथा इसके क्षेत्रीय मंचों पर भारत की रणनीतिक भागीदारी बढ़ने लग गई। भारत 2005 ईस्वी में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य बना। 2010 ईस्वी में आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक का भी भारत सदस्य बन गया। साथ ही 2000 ईस्वी के दशक में भारत ने सिंगापुर, वियतनाम, जापान, म्यांमार व इंडोनेशिया के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार किया। आर्थिक संपर्क पढ़ लेते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी को दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ आर्थिक जुड़ाव हेतु शुरू किया गया था, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को चीन, जापान जैसी फायदा नहीं हुआ। वस्तुओं, सेवाओं, अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित बनाने हेतु सन 2010 ईस्वी में आसियान देशों के साथ ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, है ना, एग्रीमेंट मतलब समझौता होता है, ट्रेड मतलब व्यापार, गुड्स मतलब सामान, तो ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट पर भारत ने साइन 2010 में किए थे, क्योंकि हमें निवेश प्राप्त करना था विदेशों से। नतीजा ये हुआ कि 2016 में आसियान देशों के साथ व्यापार बढ़कर 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। चीन का इस समय आसियान के साथ 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। अभी भी भारत इस मामले में चीन से काफ़ी पीछे था, क्योंकि व्यापार से संबंधित अनेक रुकावटें थी, समस्याएं थी। इसलिए भारत ने अलग से जापान, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, मलेशिया के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, जिसको आप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP कहते हैं, पर साइन किए भारत ने। लेकिन इस समझौते से भारत के आर्थिक हित पूरे नहीं हुए, है ना, क्योंकि चीन से अभी पीछे थे। तो इसलिए भारत ने कहा कि भाई RCEP अलग अलग देशों के साथ में समझौता कर लेते हैं व्यापार संबंधित है। चूँकि भारत RCEP से हट गया, पूर्वी एशिया का बाजार काफ़ी गतिशील है एवं इससे अधिक विकास की संभावना है। इस बाजार में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का पैसा है। इसलिए भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट नीति की तरफ रुझान किया या बढ़े। रक्षा और सामरिक सहयोग पढ़ लो। लुक ईस्ट पॉलिसी में भारत का आर्थिक ध्यान केंद्रित था, लेकिन समय की मांग एवं बदलती परिस्थितियों के कारण भारत को अब इस नीति में रक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित बातें जोड़नी पड़ी। इसके अंतर्गत संयुक्त सैन्य अभ्यास, सैन्य प्रशिक्षण, उच्च स्तरीय दौरे, सुरक्षा संवाद, रणनीतिक साझेदारी, हथियारों का आयात निर्यात शामिल है। मलक्का जल डमरू, जिसको मलक्का स्ट्रेट भी कहते हैं, क्षेत्र में देखो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है मलक्का जल डमरू। एक छोटा सा संकीर्ण रास्ता होता है, एक नैरो पाथ होता है, ठीक है, जहाँ से जहाजें गुजरती है समुद्र की। क्षेत्र में भारत आसियान देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। भारत ने मलेशिया के पायलटों के साथ में अभी MiG-29 लड़ाकू विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दिया भारत के पायलटों ने।
भारत ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के सैन्य अफसरों को भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि जो देहरादून में स्थित है ना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में भी प्रशिक्षण दिया। IMA और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में प्रशिक्षण दिया। भारत ने 2007 ईस्वी में कंबोडिया के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौता किया। भारत ने वियतनाम को रक्षा से संबंधित उपकरण भी बेचे हैं। वर्तमान में पूर्वी तथा एवं दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में सुरक्षा संबंधित चुनौतियां बढ़ रही है, जहां भारतीय क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, हिंद महासागर एवं प्रशांत क्षेत्र में सुचारू आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ये आपको याद रखना है किस देश के साथ में भारत अपने संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है, जैसे कि नाम क्या उनके, भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच में जो अभ्यास होता है सेना का, है ना, जिसमें वो एक दूसरे को चीज़ें सिखाते हैं, आतंकवाद से लड़ना है, हथियार वगैरह चलाना, तो मैत्री नाम है भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री। ऐसे ही भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति, भारत मलेशिया के बीच हरिमऊ, भारत सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स भारत सिंगापुर, भारत म्यांमार के बीच में इम्बेक्स और भारत वियतनाम के बीच में विनबेक्स। ये आपको याद रखना है। महाशक्ति एवं लुक ईस्ट पॉलिसी देख लेते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सहायता से भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने आप को राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य रूप से मजबूत किया है। 2000 ईस्वी के बाद मजबूत चीन के उदय से, यानी कि चीन लगातार बढ़ता जा रहा था, अपनी अर्थव्यवस्था भी उसने मजबूत की, अपने सैन्य शक्ति भी मजबूत की। मजबूत चीन के उदय से पूर्वी एशियाई देशों में भारत पर प्रभाव पड़ा है। बदलती भू राजनीति के कारण चीन दक्षिणी चीन सागर के पास स्थित देशों से उलझ गया है। विद्वानों के अनुसार भारत को अमेरिका की जगह इस क्षेत्र में स्थिरता एवं संतुलन लाना पड़ेगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के विरुद्ध प्रतिकार करने के लिए कहते हैं। मतलब एक समूह है क्वाड, उसके अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत शामिल है। तो ये तीनों देश मिलकर कहते हैं कि आप विरोध करो चाइना का, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है हिंद और प्रशांत क्षेत्र में। प्रतिकार मतलब विरोध करना। अगर भारत चीन से इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष भिड़ता है तो 2000 साल से भी ज़्यादा मधुर संबंध है वो खराब हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं करनी है भाई। लड़ाई कोई उद्देश्य नहीं होता है, नुकसान ही होता है। कहना बड़ा आसान है ना, लेकिन जिस परिवार के सदस्य मर जाते हैं, जिनके हाथ पैर कट जाते हैं, उनसे पूछो आप किसी युद्ध के क्या परिणाम होते हैं। कहने में तो अपन कह देते बड़ी आसानी से, लेकिन जिन परिवारों ने अपने सदस्य खोए उनसे पूछना चाहिए क्या दुख है। तो युद्ध है वो समाधान नहीं होता है किसी भी चीज़ का। अब आगे पढ़ लेते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में जिसको लागू किया गया। लुक ईस्ट पॉलिसी के विस्तार के रूप में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई। इससे भारत के दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध मजबूत हुए हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी लागू करने के बाद भारत को आसियान देशों के साथ अभूतपूर्व व्यापार बढ़ा है तथा विदेशी निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार के मेक इन इंडिया एक प्रोग्राम है, भारत में बनाओ नीति के तहत जापान ने भारत में 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बुनियादी ढांचे में निवेश करने का वादा किया। यानी कि जापान वो हमारे भारत में मेट्रो का विस्तार करेगा और ट्रेन वगैरह बनाएगा, ठीक है, हाईवे वगैरह बनाने का काम जापान ही करेगा, क्योंकि वो निवेश कर रहा है भारत में बुनियादी ढांचे में। साथ ही शी जिनपिंग सरकार ने 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश भारत से करने हेतु कहा है। इसके अंतर्गत भारत में 2 चीनी औद्योगिक पार्क खुलेंगे। आसियान देशों के साथ भारत रेल, हवाई, सड़क, समुद्री मार्ग द्वारा भी जुड़ रहा है। उदाहरण देख लो, भारत त्रिपक्षीय राजमार्ग की सहायता से म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, चीन से जुड़ेगा। देखो एक योजना है जिसका नाम है ट्राइलेटरल हाईवे, जिसमें भारत, म्यांमार और थाईलैंड ये मिलकर के इस हाईवे को बना रहे हैं। और इसकी वजह से फिर हम भारत के जो है वो म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, चीन से जुड़ जाएंगे सड़क मार्ग के तहत। इसके तहत मोदी सरकार पुलों, बंदरगाहों, सड़कों का निर्माण कर रही है। भारत में अब भी दक्षिणी एशिया के देशों हेतु सीमित हवाई सेवाएं हैं, मतलब फ़्लाइट नहीं इतनी ज़्यादा। भारत में सिर्फ सीधी हवाई यात्राएं बैंकॉक, सिंगापुर के लिए हैं, लेकिन जकार्ता के सीधे लिए फ़्लाइट नहीं है जकार्ता के लिए। दक्षिणी एशिया में रह रहे इंडियन डायस्पोरा यानी कि प्रवासी भारतीय ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार योगदान दिया है। मोदी सरकार की सफल कूटनीतिक कार्यक्रमों की मदद से ही प्रवासी भारतीयों में अपनेपन की भावना बढ़ी है। अब जहाँ पर जाते हैं मोदी जी तो वहाँ पे स्टेडियम में बोलते तो हैं, स्पीच देते हैं, तो अपनापन तो लगता ही है। मोदी जी ने सिंगापुर, मलेशिया की यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीय को सीधा संबोधित करते हुए कहा था कि भारत दुनिया के प्रत्येक हिस्से में है, भारत आप में है, आपके कर्मों में भारत की आत्मा बोलती है। यहाँ रहकर आप विविधता युक्त भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
आपने यहाँ कठोर परिश्रम करके गर्व, गरिमा, सफलता अर्जित की है। भारत ने पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ में अपनी सॉफ्टवेयर के जरिए संबंधों को मजबूत किया। सॉफ्टवेयर नीति, है ना। थाईलैंड, म्यांमार, चीन जैसे देशों से भारत बौद्ध धर्म एवं आध्यात्मिकता के आधार पर सॉफ्ट पावर है। ये सॉफ्ट पावर समझते हो ना, कि जैसे कि भारत का क्रिकेट, भारत का अध्यात्म, योग, भारत का संगीत, भारत का शास्त्रीय नृत्य, ये भारत की सॉफ्ट पावर है। ठीक है, तो सॉफ्ट पावर के जरिए दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ में और पूर्वी एशियाई देशों के साथ में भारत अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। साथ ही नाटक, नृत्य, भाषा, साहित्य, कला, वास्तु आदि क्षेत्रों में भारत आसियान देशों में सहयोग बढ़ा रहा है। मलेशिया व इंडोनेशिया में आज भी हिंद व बौद्ध संस्कृतियाँ फल फूल रही। भारत ने पीपुल टू पीपुल यानी कि लोगों से संपर्क बढ़ाकर राजनीतिक स्थिरता व सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। इससे भारत के जो राष्ट्रीय हित है वो पूरे हो रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय हित पूरे हो रहे हैं। भारत में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत वियतनाम को 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर देकर उसके साथ में रक्षा संबंधों को भारत ने मजबूत किया है। थाईलैंड और वियतनाम को छोड़कर भारत व दक्षिणी पूर्वी एशिया देश उत्तर औपनिवेशिक देश रहे हैं। मतलब थाईलैंड और वियतनाम कभी गुलाम नहीं रहे। इस दृष्टि से ही परस्पर सहयोग बढ़ रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और क्षेत्रीय सुरक्षा देख लेते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी लागू करने के बाद भारत का दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों के साथ आर्थिक संबंध बढ़ा हुआ है या बढ़ रहे हैं। साथ ही समय के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे भी सामने आए हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में वर्तमान में बहुदूरता उत्पन्न हो रही है, लेकिन यहाँ राजनीतिक अस्थिरता व आपसी सहयोग की कमी दिखाई देती है। भारत इस क्षेत्र में शांति व सुरक्षा स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत आसियान क्षेत्रीय मंच और आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक का संवाद भागीदार होने के नाते हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा नीतियों के निर्माण में पारदर्शिता लाने में मदद कर रहा है। देखो, आसियान क्षेत्रीय मंच इसका सदस्य भारत और आसियान है इसका भागीदार है। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं आप कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा नीतियों के निर्माण में उन देशों की मदद कर सकता है। दोस्तों, इस तरह से हमारा जो चैप्टर नंबर ये 10 था बीपीएससी 142 के अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। आई होप आपने अच्छे से समझा भी है। अगर अच्छा लगता है कंटेंट, मेहनत अच्छी लगी तो एक कमेंट है ज़रूर करना आप। चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।